सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज पढ़ेंगे इमर्जिंग री इमर्जिंग इन्फेक्शंस एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे री इमर्जिंग एंड इमर्जिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी डिजीजेज इसमें हाईलाइटेड है, पोलियोमाइलाइटिस, नियोनेटल टेटनस, गिनी वर्म एंड रिवर ब्लाइंडनेस, ये अभी हम कैंडिडेट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर इरेडिकेशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, कुछ डिजीज़ेज होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, चागास, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है पूरी दुनिया से, या फिर जैसे स्मॉल पॉक्स है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है दुनिया से। पर इसका मतलब ये नहीं कि वापस से आ नहीं सकती हैं। ठीक है, ये कभी भी वापस आ सकती है एंड इट इज़ अ थ्रेट टू वर्ल्ड, चाहे वो डेवलप्ड हो, पुअर नेशन हो। एवरी कंट्री इज़ इन डेंजर, नो कंट्री इज़ सेफ। ठीक है, अगर एक जगह भी स्मॉल पॉक्स होता है वो बहुत ईजिली फैल सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो इम्यूनिटी टू एनी वन। इसकी वैक्सीन्स भी नहीं हम देते अब। ठीक है, सो बहुत सारी कंट्रीज़ में एक ऐसा इग्नोरेंस आ गया, फिर ऐसा ऑप्टिमिज्म आ गया कि हम किसी भी डिजीज़ से बहुत इजीली कॉम्बैट कर सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो डिज़ीज़ वापस से आ जाती है। दीज आर री इमर्जिंग डिजीज़ेज जो हम आगे पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो बहुत बार क्या होता है कि एक बार अगर हम एक डिजीज़ को कंट्रोल कर ले, सो वी बिकम वेरी रिलैक्स, वी स्टॉप सर्वेलिंग, वी डिक्रीज द फंक्शन, और फिर क्या होता है कि वो डिजीज़ मौका देखती वापस से अपने भयानक रूप पे आ जाती है। ठीक है, एंड इसका वन ऑफ द रीज़न इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन. So, factors responsible for emergence and re-emergence of disease. Unplanned and under प्लान्ड अर्बनाइजेशन, जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग आते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, एंड जो स्लम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, सो वी आर नॉट एबल टू मैनेज दीज पीपल। ओवर क्राउडिंग होती है, रैपिड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट मतलब कि जितने लोगों के लिए बनाया था उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ ओनली द ओवर क्राउडिंग, राइट, एंड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंड ऑल्सो क्योंकि अब जो इंसान है वो फॉरेस्ट को काटता जा रहा है धीरे धीरे करके, सो डिजीज़ लाइक कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज़, इबोला, इवन आर कोरोना, ये पहले जो जानवरों में पाए जाते थे वो इंसानों में भी आ गए बिकॉज ऑफ मोर एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू द फॉरेस्ट। ठीक है, एंड रैपिड एंड इंटेंस इंटरनेशनल ट्रैवल, आज इंटरनेशनल ट्रैवल इतना ज़्यादा है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को थाईलैंड में कुछ हुआ है तो ही कैन गो एंड फिर वो कहीं पे भी फैला सकता है, ही कैन गो टू USA, ही कैन गो टू इंडिया, एंड फिर वो वहाँ पे भी ये फैला सकता है जो भी डिजीज़ ये कैरी कर रहा है। एंड माइक्रोबियल जेनेटिक म्यूटेशन, दैट इज़ अगेन लीडिंग टू रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। इमर्जिंग डिजीज़ की बात करें, ठीक है, सो इमर्जिंग डिजीज़ क्या होती है? ऐसी कोई डिज़ीज़, ठीक है, जो पहले या तो नहीं थी या फिर वहाँ पे होती नहीं थी। फॉर एग्जांपल जैसे पूरी दुनिया में पहले कोविड-19 जैसा वायरस था ही नहीं। ठीक है, कोरोना वायरस था नहीं, अब वो आ गया है, सो दिस इज़ अ इमर्जिंग डिजीज़, वो पहले कभी नहीं थी और अब आ गई है। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल क्या होता था, पूरी दुनिया में येलो फीवर होता था पर इंडिया में येलो फीवर नहीं होता था। अगर इंडिया में भी येलो फीवर हो जाए, दैट इज़ इमर्जिंग। तो जब वो पूरी दुनिया में नहीं होता था या फिर वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में नहीं होता था, वो वहाँ आ गया है। दीज आर इमर्जिंग डिजीज़ेज, एंड हम इनका जो केस रेट है, मतलब जो भी इंसिडेंस हम कैसे देखते हैं, 2 डेकेड्स मतलब 20 ईयर्स में इनका ट्रेंड कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ नोन एज इमर्जिंग इन्फेक्शन। एपिडेमिक क्या होता है? इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में रैपिड आउटबर्स्ट हो जाना। बट इमर्जिंग इन्फेक्शंस क्या होता है कि रैपिड मतलब आउटबर्स्ट हो रहा है बट लाइक इन 20 ईयर्स। ठीक है, सो ऐसी डिजीज़ेज होती है जनरली जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि एकदम नहीं है, इनकी कोई वैक्सीन नहीं होती, इनका कोई क्योर नहीं होता, लाइक कोरोना वायरस जो भी चल रहा है। ओके, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि एड्स इज़ अ मॉडर्न एपिडेमिक एंड ये हर कॉन्टिनेंट में फैल चुका है रियली, एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते जा रहे हैं इसके केसेस इवन इन इंडिया। देन वी हैव इबोला वायरस। ठीक है, इबोला वायरस इट इज़ अ हेमरेजिक फीवर एंड इट इज़ वेरी नोटोरियस। मोस्टली जो डिजीज़ होती है वो अफ्रीका से आती है। अगेन इट इज़ अ फाइलो वायरस। ठीक है, हमने जितने भी वायरसेस ऊपर पढ़े थे वो ऑल फाइलो वायरसेस। देन वी हैव इबोला, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 21 days, मोस्ट लाइक 3 weeks, एंड इट इज़ नॉट इनफेक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। जनरली क्या होता है तो जनरली क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है अपने इंक्यूबेशन पीरियड में इन्फेक्टिव होती हैं, पर इबोला इज़ नॉट लाइक दैट। एक बार आपको फुली डिजीज़ होती है तभी आप इन्फेक्टिव होते हैं। सो एसिम्टोमेटिक केसेज आर नॉट इन्फेक्टिव एंड दीज आर नॉट द पीपल जो फैलाते हैं।
वायरस कैसे फैलता है? विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सिक्रेशंस, कैन बी ब्लड, इट कैन बी सीमेन, इट कैन बी CSF, इट कैन बी एनीथिंग. एंड ये ऑल्सो फैलता है थ्रू एनिमल्स लाइक चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, मंकी, फ्रूट बैट्स. तो यही मैं कहती, जैसे जैसे इंसान फॉरेस्ट को तबाह करते जा रहा है, जो अंदर के जानवर जो छुपे हुए थे, जिनको डिजीजेस थे, वो ह्यूमन्स में आने लग गई है. ठीक है. सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली बाय सिम्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है. इट कैन बी थ्रू नीडल्स, इट कैन बी थ्रू सिक्रीशंस. इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयर, फूड एंड वाटर. ठीक है. इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? देयर इज़ फीवर, वीकनेस, मसल पेन, हेड एक, सॉर थ्रोट, वॉमिटिंग, डायरिया, रैश. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि ये क्या करते हैं? किडनी एंड लिवर फेलियर को इम्पेयर कर सकता है. एंड वी सेड इट वॉज अ हीमरेजिक फीवर, सो इट कैन कॉज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग. ठीक है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फेटल. फिर हम आते हैं, करंटली देयर इज़ नो ट्रीटमेंट. ठीक है. और हमें क्या करना पड़ता है? इंटेंस सपोर्ट देना पड़ता है टू रिड्यूस मोर्टालिटी, की इंसान की डेथ ना हो जाए. ठीक है. एंड वी हैव टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. ठीक है. सो देयर मैनी rules we can apply. For example, we can go for isolation, we can make special wards, we can go for good prophylaxis, exposure कम कर देना उसकी फैमिली से एंड ऑल. बट देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर द इबोला. ठीक है. US में एक और वायरस देखा गया था, दैट वाज हंटा वायरस. इट इज़ अ पल्मोनरी वायरस. ठीक है. रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज करता है. इट इज़ अगेन 50% फेटल एंड इट इज़ पर्टिकुलरली स्प्रेड बाय द डियर माइस. ठीक है. एशिया में भी हमें हंटा वायरस दिखा है, बट इन एशिया इट इज़ लाइक हीमरेजिक फीवर विद रीनल इन्वॉल्वमेंट. हमने कहा था कि पल्मोनरी है. इन हेयर इन एशिया इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग रीनल फेलियर. ठीक है. एपिडेमिक्स की बात करें, सो वी हैव फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न. सो मोस्ट कॉमन इज ईकोलाई, एंड ईकोलाई की भी एक नई स्ट्रेन आई है O157H7, एंड दिस स्ट्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है. यू शुड रिमेंबर दिस स्ट्रेन बिकॉज इट कम्स इन MCQs. इट इज़ आस्क्ड इन वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. एंड कभी कभार देखा गया है कि दिस कैन कॉज किडनी फेलियर. ठीक है. एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन अंडरकुक्ड हैम बीफ. ठीक है. अनपास्चराइज्ड मिल्क. कॉलेरा की भी वी हैव O139 जो नई आई है, मर्ज की, एंड इंडिया में से एपिडेमिक्स करा रखे हैं. ठीक है. सो हमने देखा था कि इन्फ्लुएंजा जो होता है, इट शोज जेनेटिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट, एंड शिफ्ट इज़ द मोर डेंजरस वन. इट कैन कॉज पोटेंशियल पैंडमिक्स एंड लार्ज स्केल एपिडेमिक्स. एंड ये देखा गया कि हर 20 साल में एक इन्फ्लुएंजा का पैंडमिक तो हो ही जाता है. ठीक है. मोस्टली ये चाइना से आते हैं. एंड इसमें क्या होता है कि शिफ्ट में क्या होता है कि कोई भी एक जानवर हो सकता है. इट कैन बी डक्स, चिकन, पिग्स. एंड इसमें क्या होता है कि जो एनिमल वायरस है एंड ह्यूमन वायरस है, या फिर कोई भी दो वायरसेस हैं इन्फ्लुएंजा के, दे शेयर द जेनेटिक मटीरियल, दे बिकम रिकॉम्बिनेंट एंड दे फॉर्म अ न्यू वायरस, अ न्यू स्ट्रेन, जिसके लिए हमारे पास कोई इम्यूनिटी पहले से नहीं होती है. ठीक है. सो अभी देखा गया है कि H5N1 इज़ द न्यू स्ट्रेन जो अभी तक ह्यूमन्स में आया नहीं है, बट अगर ये ह्यूमन्स में आता है, इट कैन अगेन कॉज अ पैंडमिक. ठीक है. 2003 में वी हैड अ सार्स आउटब्रेक इन चाइना ही से आया था. H1N1 पैंडमिक वॉज ऑल्सो देयर इन 2009, जिसने भी पूरी दुनिया को इन्वॉल्व किया. इट वॉज ऑल्सो इन इंडिया. ठीक है. न्यू स्ट्रेन्स ऑफ कॉलेरा एंड इन्फ्लुएंजा. ठीक है. ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि यंगर पीपल को इफेक्ट करेगा, बच्चों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि इससे कोई इम्यून नहीं है. जो ओल्डर पीपल है, जिनको ऑलरेडी इतनी सारी एंटीबॉडीज़ है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास ये एंटीबॉडीज़ है ही नहीं इनके लिए, क्योंकि एकदम नई डिजीज़ेज़ है, इनके लिए कोई भी इम्यून नहीं होता. ठीक है. देन ये कुछ डिजीज़ेस की लिस्ट है. यू कैन रिमेंबर इबोला, हंटा, इकोलाई, O15757, then H7, then we have Vibrio cholera 10139, H5N1, you can remember this for MCQ, Nipah virus, corona and H1N1. ठीक है. देन वी कमिंग टू द री इमर्जिंग मतलब जिनको हमने पहले कंट्रोल कर लिया था, पर अब उनका जो लेवल है फिर से बढ़ने लगा है, एंड वी कैन नॉट कंट्रोल देम विद आर एंटीबायोटिक्स बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ठीक है. पहले हम इनको कीमोथेरेपी से या फिर दवाइयों से कंट्रोल कर पाते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं. नाउ दे आर कॉजिंग अगेन एपिडेमिक्स. ठीक है. सो अब क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट हम पहले यूज़ करते थे, अब वो फिर से क्योर नहीं कर पा रहा है. एंड ये जनरली जो रेजिस्टेंस है एंटी माइक्रोबियल से क्यों आती है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलत दवाई लेते हैं. अगर सही दवाई लेते भी है तो कम डोज में लेते हैं, प्रॉपर रेजिमेंट फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. एंड देयर इज़ ऑल्सो चेंज इन लाइफ स्टाइल बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल आजकल IV ड्रग यूजेज इतने ज़्यादा बढ़ गए. सो IV ड्रग से जो डिजीज़ फैलती है, कैन हैव HIV, हेपेटाइटिस B, B and C, मैनी डिजीज़ेस.
ठीक है। कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़ भी चेंज होते जा रहे हैं, सच एज जो एसटीडीज़ है वो उनका भी प्रेवलेंस बढ़ गया। पहले सिफिलिस इट वाज इजीली क्योर्ड बाय पेनिसिलिन, एक इंजेक्शन तो पेनिसिलिन का नहीं क्योर्ड, पर अब सिफिलिस का भी जो है ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ऑल्सो HIV इज़ ऑल्सो फैलता जा रहा है एंड इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन सेक्शुअल पार्टनर्स, ठीक है। टूरिज्म ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस इंडिया में अगर नहीं आता, अगर टूरिस्ट नहीं आते या फिर बाहर से कोई नहीं लेकर आता है इसको, राइट, या फिर फॉर एग्जाम्पल USA में नहीं आता, जहाँ से ओरिजिनेट किया, अगर वहीं पर कंट्रोल कर लेते तो ये फैलता ही नहीं कहीं भी, ठीक है। देन HIV फैला है एंड इट हैज़ फॉर्म्ड अ मॉडर्न एपिडेमिक, वाई बिकॉज ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है। किडनी डायलिसिस एंड मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, वही है जो नीडल से फैलने वाले, वो भी बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, ठीक है। यू हैव हेपेटाइटिस B, HIV, Hep C, ठीक है। रिलैक्सेशन इम्यूनाइजेशन, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ थी उनको लगा कि हम ये सब कंट्रोल करते तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई। जैसे रशिया में डिप्थेरिया बहुत कम हो गया था, तो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गई कि उन्होंने वैक्सीन्स देना कम कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर से लोगों को क्या होने लगा, फिर से जो था डिप्थेरिया का इंसिडेंस बढ़ गया लोगों में, ठीक है। एनिमल डिजीजेज आर ऑल्सो रिस्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इट इज़ अ मैड काउ डिजीज, इट कैन अफेक्ट ह्यूमन्स, इट इज़ अ प्रायन डिजीज़। फिर क्रुइजफेल्ड जेकब्स डिजीज़, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो प्रायन डिजीज़, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो बीफ होता है काउज में होती हैं या फिर अदर एनिमल्स में हो सकती है, जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर ये प्रायंस एक्यूमुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे फूड चेन में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एक्यूमुलेट होता रहेगा ह्यूमन में। फॉर एग्जांपल किसी ने पौधा खाया, फिर उसको किसी और ने खाया, फिर उसको किसी और ने खाया, फिर ह्यूमन ने उसको खाया, सो जो जितना भी प्रोटीन था वो एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक DDT इफेक्ट, ठीक है। ओके, एंड ये भी है कि अगर एक जगह आउटब्रेक होता है तो वो फैल सकता है बहुत ईजिली, तो कोई भी कंट्री सेफ़ नहीं है, ठीक है। एंड ये एक लाइन लिख रखी है कि अगर कोई डिजीज़ डाउट है और हमें पता नहीं है वो क्या, जो इसका भी पोटेंशियल है कि वो हो सकती है एज ऑफ टुमारो। एज ऑफ टुमारो मतलब उसका भी एक इतना ज़्यादा प्रेवलेंस हो सकता है दैट इट कैन बिकम अ मॉडर्न एपिडेमिक। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकता है। सो यू हैव रेड अबाउट मार्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस, it can be hospital acquired, it can be community acquired। दूसरे एग्जाम्पल्स वी हैव ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कॉलेरा, डायसेंट्री, निमोनिया। ये पाँचों के पाँच एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो दवाइयाँ बनानी होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, लैक्स एंड मिलियंस चाहिए होते हैं, साल चाहिए होते हैं, यू नो लाइक वी हैव टू गो थ्रू इट सो मैनी ट्रायल्स, उनको इंट्रोड्यूस करने लाइक मिलियंस एंड मिलियंस खर्च करते हैं, सालों की मेहनत लगाते हैं, 10s and 20s ऑफ ईयर्स लगाते हैं, ठीक है, तब जाके ये दवाइयाँ इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं, इन दवाइयों का अब्यूज़ करने लगते हैं, इनको गलत तरीके से लेते हैं। गलत मीन्स हो सकता है कि उनको कोई नॉर्मल बुखार है और वो जा सकता है, या फिर किसी और चीज़ से ट्रीट होता है और वो दवाई कुछ और ले लेते हैं, जस्ट लाइक ओवर काउंटर ड्रग्स, ठीक है। सो दे हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन, ठीक है। फिजिशियन जो डोजेस दे रहा है वो पूरी लेनी है, बीच में नहीं छोड़नी है, पर लोग ऐसा नहीं करते हैं। इस वजह से क्या प्रचलन चला है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो रैपिडली ग्रो कर रही है। जो ये एंटीबायोटिक्स हम रिलीज़ करते हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं है कि ये कभी रेजिस्टेंस एक्वायर ना करे, हो सकता था कि ये 10 साल बाद रेजिस्टेंस एक्वायर करे, बट लोगों की लापरवाही की वजह से अब जो रेजिस्टेंस है वो 5 साल में ही आ जाती है। तो जो हमने 5 साल का एडवांटेज गेन किया था वो चला गया है। तो क्या होता है कि जितनी जल्दी हम दवाइयाँ बनाते हैं उससे ज़्यादा तो रेजिस्टेंस आ जाती है जल्दी, तो इस वजह से जो रेजिस्टेंस है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट हैज़ बिकम अ थ्रेट। तब जो फिजिशियंस हैं उनके पास कोई भी अगर रेजिस्टेंट केस आता है तो वो बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं कि उनके पास कोई दवाई नहीं है देने के लिए। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि हम पुराने ज़माने में आ गए जब हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं होती थी, क्योंकि अब जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए ड्रग्स का। ओवर द काउंटर ड्रग्स हमें लेनी चाहिए, पर फिजिशियन की सलाह से लेनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हम अपने आप को सही दवा दे रहे हैं, सही डोज दे रहे हैं, ठीक है। देन वी कम टू द एग्जाम्पल्स, वी हैव TB का जो हमने देखा है MDR बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है, एंड इट इज़ ड्यू टू पुअर प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस। एक तो गलत डोज दे देते हैं, गलत ड्रग दे देते हैं। कभी कभार जो पेशेंट है वो बिल्कुल कंप्लाइंट नहीं होता ट्रीटमेंट के लिए, लाइक वी हैव डॉट्स, तो लोग आते हैं और अपनी दवाइयाँ लेके चले जाते हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि लोग बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हम ठीक होने लगे, एंड देन दे गो इनटू रिलैप्स एंड दे डेवलप अ सीवियर फॉर्म, दैट इज़ रेजिस्टेंट फॉर्म,
ठीक है। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेज है दे आर डेंजरस बिकॉज दे आर इनक्योरेबल एंड जो डॉक्टर्स है वो हेल्पलेस हो जाते हैं। मलेरिया इट इज ऑल्सो फेसिंग रेजिस्टेंस, वी नो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस हो गया, सो वी नाउ गिव आर्टिसोनेट, ठीक है, थेरेपी। सो क्या होता है कि मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है, एंड जो वेक्टर है इसका एनाफिलीज मस्कीटो उनके लिए भी रेजिस्टेंस है, दे आर नाउ रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड। तो हम दोनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, द वेक्टर एंड द एजेंट, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि जो मोस्टली जो हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स थी वो पैरासाइट को मल्टीप्लाई होने से पहले ही मार देती थी ब्लड में, तो दे वर साइडल, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो रिजीम्स है वो इनएडिक्वेट थी, एक तो पुअर ड्रग सप्लाई थी, पुअर क्वालिटी थी, एंड मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स था, तो वही अगेन इसके अगेंस्ट जल्दी से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई इन मोस्ट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो हम नई दवाइयाँ बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतनी जल्दी रेजिस्टेंस आ गई कि जो नई दवाइयाँ थी वो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए मार्केट में, ठीक है। एंड मोस्टली जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में देखी गई, फैल्सिफॉर्म मलेरिया में। फैल्सीपैरम मलेरियम इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज़, ठीक है, इट कैन कॉज सेरिब्रल मलेरिया ऑल्सो। सो ये जो था इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा महंगी पड़ गई हमें, ठीक है, एंड मोस्टली ड्यू टू क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस। देन वी हैव एंटेरोकोकस, एंटेरोकोकस इज मेनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इट इज़ वेरी सीवियर एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। यू कैन सी अ निमोनिक यू हार्ट ट्रेज, यू मीन्स यूटीआई, हार्ट मीन्स सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस एंड ट्री मीन्स बिलियरी ट्री इन्फ्लेमेशन। सो एंटेरोकोकस ये करा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी इट इज़ रिटन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, एंडोकार्डाइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। सो मोस्ट जो ग्रुप्स है लाइक बीटा लैक्टोमेज, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये सब रेजिस्टेंट हो चुके हैं जो भी बैक्टीरिया इनसे। नाउ ओनली वैंकोमाइसिन से भी मतलब वी यूज़ वैंकोमाइसिन टू ट्रीट द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, पर वैंकोमाइसिन इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव ड्रग, और हमने देखा है कि जहाँ पे वैंकोमाइसिन यूज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरिया भी या फिर वो एजेंट्स भी रेजिस्टेंस एक्वायर करने लगे टू वैंकोमाइसिन। सो इफ़ यू हैव मार्सा वी हैव ऑल्सो वार्सा, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरिस, अब हम क्या देते हैं लाइनजोलाइड, पर धीरे धीरे करके हमारे पास जो ड्रग्स है वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। स्टैफ ऑरियस इज़ अ वेरी नोटोरियस एनिमल इन द सेंस बैक्टीरिया, इतने सारे डिजीजेस कराते हैं, इट कैन गो फॉर एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, फूड पॉइजनिंग, मैनी सीरियस डिजीजेस, इट इज़ resistant to almost everything except vancomycin, but we are also seeing vancomycin resistance, so it is virtually getting untreatable now. Also streptococcus has shown the same pattern. We have pneumococcus, hemophilus and pneumococcus क्या करते हैं, they cause pneumonia especially in children, ठीक है, and they are the major killers, ठीक है। अगर इनके अगेंस्ट हमारे पास बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आने लगेंगी तो हाउ विल वी ट्रीट पेशेंट्स, ठीक है। सो वी यूज टू गिव पेनिसिलिन, पर इसने क्या किया, पेनिसिलिन से रेजिस्टेंसली देन वी इंट्रोड्यूस कॉट्रीमॉक्साजोल, नाउ इट इज़ बिकमिंग resistant to cotrimoxazole also, okay। So we are getting into a very serious situation. Now we have Neisseria gonorrhoeae, it is a very common, most common sexually transmitted diseases, ठीक है। we use penicillin, but now it was getting again कि penicillin से resistance मिल गया, then we use tetracycline, now it is also getting resistant, then we now have to use very expensive drugs, and these are most oftenly not available in underdeveloped countries. We have Shigella is the most severe form of diarrhea, क्योंकि it is hemorrhagic, it causes dysentery, refugee camps मिलता है। We have typhoid also, ठीक है। For typhoid we use fluoroquinolones, but we have seen कि हाँ इनमें भी resistance आने लगी है। So जो resistance, antimicrobial resistance, that is not only seen in bacteria in the humans, they are also seen in bacteria and other agents in the virus in the animals. तो generally क्या होता है, जो animals हैं हम उनको भी treat करते हैं with antibiotics, we also use them as guinea pigs, मतलब as experimental models, ठीक है। उनके खाने में भी कभी कभार एंटीबायोटिक्स चली जाती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जाता है, दे एक्यूमुलेट देयर इन द बॉडी। सो अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी प्रोटोजोअन एनिमल से ओरिजिनेट कर रहा है, देन इट कैन ऑल्सो बिकम ड्रग रेजिस्टेंट, एंड जब वो एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसमिट होगा, सो ह्यूमन में अकॉर्डिंगली इट विल सेम लाइक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज देयर, ठीक है। सो इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर बोथ मैन एंड एनिमल, ठीक है। एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल थाईलैंड में कोई सुअर मर रहा है तो हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जा रहा हो, एंड वहाँ पे कोई और इंसान उसको खा रहा हो, या फिर बाहर से कोई इंसान यहाँ पे आया हो खाने के लिए, एंड ही एक्वायर्ड दैट ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन, और फिर वो अपनी कंट्री में जाकर उसको फैला रहा। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ
these agents. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अर्ली रिकग्नाइजेशन एंड एडिक्वेट एंड टाइमली रिस्पॉन्स. जल्दी से रिकग्नाइज करो अगर कोई ड्रग रेजिस्टेंट है, उसको कंटेन करके उसको ख़त्म कर दो, सो दैट वो फैले ही ना. ठीक है. एपिडेमिक्स की बात करते हैं. सो इन योर चैप्टर दैट वाज chapter 2, concept of health and disease and also the chapter 3 epidemiology, we had कि कैसे हम epidemics को treat करते हैं, मतलब कैसे steps लेते हैं. सबसे important step होता है establish the diagnosis of disease. मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई नई डिजीज़ आते हैं तो पीपल दे ट्राई टू कॉज पैनिक, झूठी अफवाह फैलाने लगते हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम डिजीज़ को अप्रोप्रिएटली डायग्नोस कर सकें और अपनी पब्लिक को उसी हिसाब से एडुकेट करें. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, देन वी गो फॉर स्ट्रैटेजीज एंड वी go for research to develop the treatment and cure and vaccine. Okay, so re-emerging diseases they are mostly because of antimicrobial resistance. ठीक है. एंड जो emerging diseases है that is mostly due to urbanization. ठीक है. you have to remember these two things only. ठीक है. देन वी हैव सीन कि जो री-इमर्जिंग डिजीज़ है, ठीक है, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन सच एज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. ठीक है. क्योंकि अगर हमने वेट किया उन सबका फैलने का, देन वी हैव टू यूज़ महंगी दवाइयाँ, और फिर वो महंगी दवाइयाँ भी अगर रेजिस्टेंट हो जाए देन वी आर होपलेस. सो हमें अर्ली डायग्नोस करके उसको कंटेन करके उसको ट्रीट करना है ताकि वो फैले ना. एंड वी हैव डन इट थ्रू वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, वी हैव डन इट थ्रू मलेरिया ट्रीटमेंट, डॉट्स. ठीक है. ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स अच्छे होने चाहिए, वैक्सीन्स अच्छी होनी चाहिए, ड्रग्स अच्छे होने चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्वेलेंस क्या होता है, टू फाइंड दोज केसेज दैट आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत बीमार इंसान है, इज़ नॉट गोइंग टू द डॉक्टर, तो सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों को ढूंढना. ठीक है. जो आइसबर्ग फिनोमिना होता है, तो दीज पीपल आर द सबमर्ज्ड पोर्शंस जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ठीक है. इन लोगों को जल्दी से ट्रीट करके वी आर स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़. सो इन न्यू डिजीज़ न्यू प्रॉब्लम दैट इज इमर्जेंट, okay, old disease and becoming the new problem, it is the re-emerging. And emerging में the most common example is Ebola. Then we come to the hospital acquired infections. Hospital acquired infections are those infections that are acquired by another patient or the doctor or the staff of the hospital. ठीक है. and these are also called as nosocomial infection. जो infection you acquire from the doctors or the nurses, that is iatrogenic infection. it is a type of a nosocomial infection and it shows कि hospital में कितनी poor quality of health services है. ठीक है.